हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन इंडिया, यानी भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और साथियों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोस अब तक निरंतर पहुंचती रहें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की विविधता इसकी सबसे बड़ी शक्ति और वैश्विक पहचान है, यानी ग्लोबल आइडेंटिटी है। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वे ग्रुप हैं जिनकी संख्या और सांस्कृतिक आइडेंटिटी अन्य समुदायों से भिन्न होती है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने भेदभाव मुक्त विकास सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। अल्पसंख्यकों को विशेष संवैधानिक संरक्षण उनकी पहचान सुरक्षित रखने के लिए दिया गया है। इन अधिकारों का मेन ऑब्जेक्ट समानता, न्याय और लोकतंत्र को मजबूत करना है। आर्टिकल 25 to 30 मुख्य रूप से इन विशिष्ट अधिकारों को डिफाइन करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें, देखिए, प्राचीन काल से ही भारत में धार्मिक सहिष्णुता और सह अस्तित्व की परंपरा रही है। मध्यकाल के सांस्कृतिक आदान प्रदान ने सामाजिक संरचना को और अधिक विविध बनाया। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने समाज में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और अवधारणा को जन्म दिया। 1947 के विभाजन ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को एक अनिवार्य मुद्दा बना दिया। संविधान सभा ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राज्य के रूप में स्थापित किया। ऐतिहासिक अनुभवों ने ही इन विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को पुष्ट किया। आगे बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28 में दिया गया है। आर्टिकल 25 बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। आर्टिकल 26 बात करता है धार्मिक समूहों को अपनी संस्थाओं और कार्यों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 27 बात करता है कि किसी को भी धार्मिक टैक्स यानी रिलीजियस टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 बात करता है सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। इन प्रोविजनों का सामूहिक ऑब्जेक्ट था, कलेक्टिव ऑब्जेक्ट था कि भारत के धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म स्वरूप को सुरक्षित यानी प्रोटेक्ट करना। धार्मिक स्वायत्तता अल्पसंख्यकों को अपनी परंपराओं को जीवित रखने का अवसर देती है। अब बात करते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार। आर्टिकल 29 to 30 में बात की गई है। आर्टिकल 29 बात करता है कि नागरिकों को अपनी विशिष्ट यानी स्पेसिफिक लैंग्वेज, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान चलाने की स्वतंत्रता देता है। राज्य इन संस्थानों को वित्तीय सहायता देते समय भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने पर संवैधानिक स्तर पर विशेष जोर दिया गया है। ये राइट भाषाई अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में अपनी मौलिकता बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रशासनिक कार्यों में भी स्थानीय अल्पसंख्यक भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं समानता और धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत के बारे में। तो आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जो अल्पसंख्यकों की बुनियादी सुरक्षा है। आर्टिकल 15 और 16 धर्म या भाषा के आधार पर रोजगार में भेदभाव को रोकते हैं। प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द यानी सेकुलरिज्म शब्द सभी धर्मों के प्रति राज्य के सम्मान को इंडिकेट करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है जो अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भाव पैदा करता है। समानता का अधिकार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के समान ही विकास के अवसर प्रदान करता है। यह सिद्धांत देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक आयोग की और संस्थागत संरक्षण क्या है। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है। यह आयोग अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच और प्रभावी निवारण करता है।
यह सरकार को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव देता है। आयोग भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक निगरानी तंत्र का कार्य करता है। संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित करता है कि अधिकार केवल कागजों तक सीमित न रहें। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विभिन्न योजनाओं द्वारा उनके सामाजिक विकास के लिए कार्यरत है। इम्पोर्टेंट केस लॉ है और इन दो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार से रिलेटेड। देखिए पहला केस जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस गुजरात राज्य 1974 का मामला है। यह मामला एक अल्पसंख्यक ईसाई कॉलेज से संबंधित था। गुजरात सरकार ने कॉलेज के प्रशासन पर कुछ नियम लागू किए थे। कॉलेज ने इसे अपने अधिकारों में हस्तक्षेप बताया। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार है। राज्य केवल सीमित नियंत्रण कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता। यह निर्णय अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकारों को मजबूत करता है। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 का यह मामला है। यह मामला निजी और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से संबंधित था। प्रवेश और फीस नियंत्रण को लेकर विवाद हुआ। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वतंत्रता को मान्यता दी और कहा कि वे अपने प्रशासन और प्रवेश नियम तय कर सकते हैं। राज्य केवल आवश्यक नियम बना सकता है, नियंत्रण नहीं। यह निर्णय आर्टिकल 29-30 को एक वाइडर इंटरप्रिटेशन करता है। एक व्यापक व्याख्या इस केस में की गई। आर्टिकल 29 एंड 30 की इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य 2003 का मामला। इस मामले में भी ये इशू ये था कि शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता से जुड़ा हुआ था। फीस और प्रवेश प्रक्रिया पर विवाद उठा। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा और न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्रता के साथ नियमों का पालन जरूरी है। अल्पसंख्यक संस्थान स्वतंत्र हैं, लेकिन पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नेसेसरी है। राज्य संतुलन बनाए रखने के लिए नियम बना सकता है। यह डिसीजन जो है स्वतंत्रता और नियंत्रण के संतुलन स्थापित करता है। शाहबानो केस सभी को पता होगा। यह मामला एक मुस्लिम महिला के भरण पोषण से संबंधित था। पति ने तलाक के बाद मेंटेनेंस देने से इनकार किया। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने कहा, महिला के पक्ष में जो निर्णय दिया, कहा कि सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। यह आर्टिकल 25 और समानता के सिद्धांत से जुड़ा है। यह केस महिला अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक माना जाता है। कुछ सजेशन है, कुछ चैलेंजेस जो हैं संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद सामाजिक स्तर पर भेदभाव की समस्याएं मौजूद हैं आज भी। आर्थिक पिछड़ापन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच यानी आर्थिक पिछड़ापन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच एक बड़ी बाधा है। सांप्रदायिक तनाव अक्सर आर्टिकल 25 द्वारा दी गई स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, जो वैश्विक स्तर पर कई लघु भाषाओं के अस्तित्व पर संकट पैदा करते हैं। ठीक, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी के कारण उनकी आवाज़ नीति निर्माण में दब जाती है। अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव भी समुदायों को लाभ से वंचित रखता है। कंक्लूजन जो है इसमें देखिए, इसमें सेंट जेवियर्स कॉलेज का हमने मामला पढ़ा था। इस मामले में अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रबंध की स्वायत्तता को पुष्ट किया गया। TMA पाई फाउंडेशन के मामले में एक आवश्यक नियम बना सकता कहा गया था। इस्लामी एकेडमी के बारे में कहा कि शिक्षण संस्थान में पारदर्शिता आवश्यक है। इन दोनों पारदर्शिता और स्वतंत्रता के बीच बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। शाहबानो के इसने व्यक्तिगत कानूनों और समानता के आधार पर एक महत्वपूर्ण बहस छिड़ी इसमें। और न्यायपालिका ने हमेशा आर्टिकल 29 और 30 का वाइडर इंटरप्रिटेशन और वो प्रोटेक्ट रखने की कोशिश की है। ठीक है, एक वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया। जुडिशियल एक्टिविज्म ने अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को और अधिक मजबूती दी। और जो कुछ सजेशन है, आर्टिकल 14 to 30 तक के प्रोविजन को निष्पक्ष और कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाना चाहिए। और समाज में धार्मिक और भाषाई सद्भाव बढ़ाने की जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर अल्पसंख्यकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाषाई विविधता को बचाने के लिए डिजिटल माध्यमों में मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव समितियों का गठन जमीनी स्तर पर तनाव कम करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने समझा कि भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार को, जो कि एक संक्षिप्त में था,